नमस्कार। न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम करते हैं देश विदेश से जुड़े मुद्दों पर विद्वानों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है पीएम मोदी का कुवैत दौरा। पिछले दिनों पीएम मोदी खाड़ी देश कुवैत के दौरे पर रहे। पीएम मोदी का यह दौरा किन किन लिहाज से है खास, जानेंगे विद्वानों से। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। वैसे अगर बात की जाए भारत कुवैत संबंध की, तो कुवैत में भारतीय प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। कुवैत भारत के सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर में से एक है। भारत कुवैत से बड़ी संख्या में कच्चा तेल आयात करता है। 3% ऊर्जा निर्यात के साथ कुवैत भारत का छठा सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता है। पिछले एक साल यानी कि 2023-24 में भारत और कुवैत का द्विपक्षीय व्यापार 10.47 अरब डॉलर था। भारत फ्री ट्रेड के लिए जीसीसी देशों से बातचीत में जुटा हुआ है, जिसमें कुवैत का भी अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि कुवैत कई बार जीसीसी का अध्यक्ष रह चुका है और अगले कुछ महीनों में वह जीसीसी का अध्यक्ष होने वाला है। जीसीसी देशों में शामिल हैं कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और बहरीन। जीसीसी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21-22 दिसंबर को कुवैत दौरे पर रहे। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर रेड कारपेट वेलकम हुआ। पीएम मोदी की ये यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर और प्रधानमंत्री मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा से मुलाकात की। यहां पीएम मोदी को अमीर के महल बायन पैलेस में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। इसके बाद पीएम ने राजधानी कुवैत सिटी में एक लेबर कैंप का दौरा किया। पीएम ने भारतीय मजदूरों से बातचीत की, उनका हालचाल पूछा और साथ में नाश्ता भी किया। बता दें कि यह 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस प्रमुख पश्चिमी एशियाई देश की पहली यात्रा है। इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1981 में कुवैत का दौरा किया था। 4 दशक बाद ये किसी भारतीय पीएम कुवैत दौरा हुआ है। इस दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ, भारत कुवैत संबंध कितने प्रगाढ़ हुए, आज इसी पर करेंगे विद्वानों से बात। और जो हमारे साथ आज बातचीत के लिए विद्वान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। प्रफुल्ल बख्शी जी, विदेशी मामलों के जानकार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र भाटिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत हम करेंगे प्रफुल्ल बख्शी जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं आप। देश विदेश में भारत की स्थिति के बारे में बहुत ही गहराई से आप अध्ययन करते हैं। भारत का ये कुवैत दौरा जो हुआ है, वास्तव में भारत को इससे और क्या हासिल होने वाला है इस दौरे से? हालांकि 43 वर्षों बाद किसी प्रधानमंत्री का यह दौरा रहा है, इस लिहाज से यह कितना महत्वपूर्ण है? थैंक यू वेरी मच आपके प्रोग्राम में बुलाने के लिए। बहुत उम्दा खबर है ये, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रधानमंत्री का दौरा किया। 43 साल बाद हमारे प्रधानमंत्री कोई गए। वो दूसरी बात है, ट्रेड कुवैत से चल रहा है, थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑयल में, और कई ट्रेड चल रही है, वो ही है। पर बात सारी ये है कि इस एरिया की इंपॉर्टेंस जो है मिडिल ईस्ट की, और कुवैत एक बहुत अहम है वहां पे, जो जिसमें इंडियन डायस्पोरा बड़े हैवी नंबर पे है। वहां पे तो हमारी जो अब पॉलिसी होंगी हमारे को बहुत सपोर्ट करेंगी। क्यों? भारत की महानता बहुत है, हॉट स्पॉट रहा हुआ है वर्ल्ड का एट द मोमेंट। मिडिल ईस्ट, गाजा कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इत्यादि इत्यादि, उसकी हम बात नहीं करेंगे। बात सारी ये है
जिस स्थिति में कुवैत है और जिस स्थिति में है, दोनों एक दूसरे को सिनर्जेटिकल सपोर्ट जो देंगे वो बहुत अहम होगा। सबसे ज्यादा जो बनेंगे हमारे बढ़ेंगी डिफेंस के अंदर। डिफेंस में बहुत चीजें साइन की गई हैं। बहुत देर से कुवैत डिफेंस का टाई अप करना चाहता था, पर ये मौका मिला है। इसमें ट्रेनिंग, इसमें जॉइंट डेवलपमेंट, जॉइंट रिसर्च होगी। हम जो बना रहे हैं ब्रह्मोस इत्यादि जैसी हमारी एलसीए का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, वो सारी की सारी बातें होंगी। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, उनके फर्दर डेवलपमेंट इन कल्चर, दोनों ये टाइज अप बड़ी इतनी डियास्पोरा वहां पे है। कल्चरल बहुत अहम का अदा करता है। और मैं आपको बता दूं, मिडल सऊदी अरेबिया और में इंडियन कल्चर को लेके बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। यहां तक कि उन्होंने क्षमता दिखाई है कि हमारे मंदिरों को खड़ा कर दिया वहां पर। तो ये सारी की सारी चीजें और आएंगी। सोलर एक जो प्रोग्राम, वर्ल्ड सोलर जो जॉइंट प्रोग्राम पढ़ रहा है, जो भी बहुत अहम भूमिका अदा करता है सारी कंट्रीज में, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में, उनके कार्बन को कंट्रोल करने के लिए उनको, ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो फायदा ना उठाए डेवलपिंग कंट्रीज का। वो MOU जो साइन किया है, अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही अहम भूमिका अदा करेगा। और साथ में एंटी पायरेसी ऑपरेशन, साइबर ऑपरेशन और बाकी ट्रेड की और भूमिकाएं जो होंगी, जो इंडिया ट्रांस एशिया टू ट्रेडिंग रूट पैदा है, उसमें बहुत भूमिका होगी। पर मैं बता दूं, उसको लेकर, उस ट्रेडिंग रूट को लेके बहुत ऑपोजिशन भी, और कई कंट्रीज नहीं इतना ऊपर उठ जाए, खासकर यूरोपियन यूनियन कंट्रीज, नेटो कंट्रीज नहीं चाहती। ये चीज बड़ी भारी चीज है, पड़ रही है भारत के तरफ, और भारत को सपोर्ट कर रही है कि इन कंट्रीज का सपोर्ट, जिसको कि यूरोपियन कंट्रीज देखती हैं सपोर्ट के लिए, ऑयल के लिए, सऊदी अरेबिया, कुवैत और बाकी कंट्रीज जो आएंगी अब, वो सारी की सारी मिलके भारत की भूमिका को और भी ऊपर उठाएंगी। और जॉइंट सिनर्जेटिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे। ये नहीं कि भारत अपना फायदा उठाएगा और दूसरी कंट्री अपना फायदा उठाएगी, ये नहीं होगा। तो इस सब चीज को मद्देनजर रखते हुए मेरे ख्याल से ये एक बहुत अहम अहम डिप्लोमेटिक विजिट ही नहीं थी, एक बड़ी स्ट्रेटेजिक विजिट थी प्राइम मिनिस्टर मोदी की। और अब नया चैप्टर खुलने वाला है, जैसे कि दुनिया हमारी भूमिका देख रही है, बल्कि हमारे को मीडिएटर बनाने की कोशिश हो रही है इन द कॉन्फ्लिक्ट इन मिडिल ईस्ट एंड इन रशिया यूक्रेन। तो इन सब मद्देनजर रखते हुए आई पर्सनली थिंक वी शुड कांग्रेचुलेट प्राइम मिनिस्टर। जी, मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। मनीष अग्रवाल जी, जैसा कि अभी कुवैत का दौरा हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो और कुवैत जो है वो GCC का अध्यक्ष बनने वाला है कुछ ही महीनों में, तो क्या यह दौरा उससे रिलेटेड है, उसे रिलेटेड देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हैं। देखिए, फॉरेन डिप्लोमेसी जो है ना, वो एक प्रक्रिया से चलती है। आप देखिए, 43 साल बाद 1981 में इंदिरा गांधी जी गई थी, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी 2 दिन। मुख्य चीजें जो वहां डिस्कस हुई है वो है रक्षा, सौर ऊर्जा, खेलकूद और सांस्कृतिक आदान। आप देखिए, जब प्रधानमंत्री जी भारतीयों से मिल रहे थे, जिनके संग उन्होंने ब्रेकफास्ट भी किया था, तो संस्कृति पे कितनी बात हुई। वो कि कम से कम हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन हमारे माता पिता इस बार कुंभ में आएंगे। राम मंदिर के दर्शन की बात हो रही थी। तो ये जो कल्चरल एक्सचेंज है ना, ये रिश्तों को और अच्छा बनाता है। सैन्य ताकत गल्फ बढ़ाना चाहता है, क्योंकि भारत को ये मालूम है कि चाइना वगैरह जो है गल्फ कंट्रीज को प्रभावित करने में लगे रहते हैं, तो सैन्य समझौते होते हैं। दूसरे, पेट्रोल का जो विकल्प है ना, इस पे काम कर रही है कि जब दुनिया में पेट्रोल का विकल्प ढूंढा जा रहा है, तो जब ये बिजनेस आगे चल के कम होना शुरू होगा, तो इसका विकल्प क्या है? तो सौर ऊर्जा में बहुत निवेश करा जा रहा है। और आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो है कतर में हुआ था, और 2036 का वर्ल्ड कप जो है फिर सऊदीया में होना फाइनलाइज हुआ है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप। तो बहुत एक्सचेंजेस है, खेल कूद में भी गल्फ अब आगे। गल्फ की जो माइंडसेट है ना, वो अब
ओपन होती जा रही है। वादी और कट्टर मानसिकता से वो लोग बाहर निकल रहे हैं। वो लोग बाहरी दुनिया को अपने पास लाना चाहते हैं, बाहरी दुनिया के पास जाने। और जब गल्फ कंट्रीज इस तरीके का कोई भी इशू देखते हैं तो उन्हें भारत नजदीक देश मिलता है जो उनके साथ हर तरीके से कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। तो ये सैन्य डिप्लोमेसी की भी बात होती है। जब तक सौर ऊर्जा पे पूरी तरीके से हम आत्मनिर्भर नहीं हो जाते तब तक हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की भी जरूरत है। और दूसरे गाजा की जो सीज फायर है उसमें भी बहुत अहम डिस्कशंस हुए हैं। सारे डिस्कशंस पब्लिक डोमेन में नहीं आते, लेकिन जीसीसी के प्रेसिडेंट बनने के बाद और वैसे भी गल्फ कंट्रीज में अगर भारत इस चीज में कामयाब हो जाता है कि इजराइल और गाजा के युद्ध में हिस्सा ले आता है, और जैसा अभी मेरे पूर्व के वक्ता कह रहे थे कि रशिया यूक्रेन में भी कुछ सॉलिडारिटी आती है, तो वो हमें आगे बढ़ने के लिए और सहयोग करेगा। दूसरा हमें ये ध्यान रखना होगा कि अगले महीने जनवरी में जो है अपना शासन शुरू करेंगे, तो ये सारी गतिविधियां जो है ना एक दूसरे से लिंक्ड होती हैं। फॉरेन डिप्लोमेसी किस चीज पे काम कर रही है ये तो वो देश को नहीं बताती जब तक जरूरत नहीं समझती है, लेकिन मुझे लगता है ये सारे मुद्दे जो भारत इकट्ठा कर रहा है, जब ट्रंप आ जाएंगे 20 जनवरी को शासन में, तो बैठ के ये आगे सहयोग करने में और परस्पर सहयोग बढ़ाने में काम आएंगे। चाहे वो इजराइल का युद्ध हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो, क्योंकि आपने देखा होगा रशिया के राष्ट्रपति ने बिल्कुल साफ कहा है कि वो यूक्रेन से युद्ध खत्म करना चाहता है और इसके लिए वो कुछ भी बैठ के बात करने को तैयार है। तो ये सारे डेवलपमेंट्स जो हो रहे हैं इन सबको ध्यान रखते हुए हमें ये देखना होगा कि भारत के प्रधानमंत्री जब जाते हैं तो कल्चर की भी बात होती है, सुरक्षा की भी बात होती है, खेल कूद की भी बात होती है, सौर ऊर्जा की भी बात होती है, क्योंकि वो एक अपना एजेंडा लेके जाते हैं कि हमें वहां क्या डिस्कस करना है, क्या आदान प्रदान करना है, किससे हमारे देश को फायदा होगा। और प्राइम मिनिस्टर की यही अप्रोच जो है देशवासियों को ये लगता है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक रिजल्ट हर समय लाती रहती है। आज आप देखिए भारत में कितने साल से पेट्रोल के दाम स्टेबल है। भारत पेट्रोल लेता है दुनिया से, लेकिन आज भारत पेट्रोल का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर भी है यूरोपियन कंपनीज को, यूरोपियन देशों को। तो भारत की ये रिलेशनशिप है जो पूरी हो रही है। तो मुझे लगता है ये और उन लोगों के लिए, दोनों के लिए ये दौरा जो है फायदेमंद साबित होगा। जी, दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा ये दौरा। हमारा चाहेंगे सुरेंद्र भाटिया जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, हम आपके पास आना चाहते हैं। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत गए, भारतीय मजदूरों के साथ उन्होंने बातचीत की, नाश्ता किया, साथ ही साथ एक बात और भी कही, न्यू कुवैत बनाने की तकनीक और मैन पावर भारत के पास है। क्या समझें इसे हम? ऐसा है, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए हैं उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज पे, खास तौर पे सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, उनकी तरफ जो है ध्यान अधिक दिया है और वो भारत के लिए द्विपक्षीय लाभ तो देता ही है। जो पाकिस्तानी जो प्रोपेगेंडा करते थे भारत को एक मुस्लिम विरोधी बताते हुए और खास तौर पे नरेंद्र मोदी को एक मुस्लिम विरोधी बताते हुए उस पे बहुत असर डालता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 20 मुस्लिम कंट्रियों ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। ये दर्शाता है कि मुस्लिम कंट्रियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पैठ है, जो उनकी पहचान है, जो दूसरे मुस्लिम कंट्री जो चाहते हैं। पहले ऐसा होता था, पाकिस्तान की तूती बोलती थी इन खाड़ी के देशों में और मुस्लिम कंट्रीज में। अब नरेंद्र मोदी जी ने अपने व्यवहार से और भारत की शक्ति जिस ढंग से बढ़ी है उसको मुस्लिम कंट्री भी जो है समझने लगे हैं। चाहे यूएई में जो बहुत बड़ा एक हिंदू मंदिर बना, दुबई में जब सोचा ही नहीं जा सकता था कि दुबई में कोई ऐसा मंदिर और गुरुद्वारा बनेगा। कुवैत भी 43 वर्षों बाद, इंदिरा जी के बाद मोदी जी का जाना, हालांकि कुवैत एक छोटा कंट्री है, उसकी जीडीपी भी जो है 50 से उससे ऊपर 50 देश हैं, शायद 58 नंबर पे है, लेकिन भारत के लिए उसका महत्व इसलिए ज्यादा है, जैसा कि आपने बताया वो गल्फ कंट्री का अध्यक्ष भी बनने जा रहा है, भारत सबसे ज्यादा तेल भी आयात करता है और इसके साथ साथ वो एक मुस्लिम कंट्री में एक अमीर देश है जो अपना प्रभाव छोड़ता है
भारत और पाकिस्तान के जो भी संबंध हैं, उन संबंधों पे खाड़ी देशों के संबंध पहले असर करते थे, लेकिन मोदी जी और जयशंकर की जोड़ी ने उन संबंधों को पीछे छोड़ दिया है। अब मुस्लिम कंट्री भारत को ज्यादा अहमियत दे रहे हैं पाकिस्तान के स्थान पर। इसका एक कारण भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत अनेक स्थानों पर इन देशों के साथ सहयोगी बन रहा है। दुबई और बंबई के बीच में समुद्र के नीचे ट्रेन लाने और सड़क लाने की बातें चल रही हैं और वो उस प्रोजेक्ट पे साइन हो चुके हैं। तो ये सभी दर्शाता है कि भारत कितना महत्वशाली है, कितना महत्व भारत का पहाड़ी देशों के लिए है। तो प्रधानमंत्री को जिस ढंग से उन्होंने न केवल रेड कारपेट स्वागत दिया, बल्कि आमतौर पे ऐसा होता नहीं है। अभी उनके जो अमीर हैं वो छोड़ने के लिए भी एयरपोर्ट पे आए। रिसीव प्रोटोकॉल तोड़ के रिसीव करने की तो परंपरा कई देशों में है, लेकिन उनको सीएम उनके अमीर आए, वो भी एक दर्शाता जी को वैध देता है खाड़ी में कितना महत्व भारत का बढ़ा। जी, खाड़ी देशों में भारत का महत्व बढ़ रहा है। हम पुनः रुख करेंगे प्रफुल्ल बख्शी जी, आपके पास आना चाहेंगे। सवाल ये है कि जो भी संयुक्त बयान जारी किए गए हैं, आतंकवाद और आतंकवाद के पोषक देशों पर प्रहार किया गया है, क्या इसे माना जाए कि कुवैत और भारत ने पाकिस्तान को एक तरह से सीधा संदेश दिया है? नील ऑन द हेड। आपने वो बात कही है कि वो बहुत लोग कम कहने में चाहते हैं, इसको खास कर क्यों नहीं कहते ये नहीं पता। बात ये है, अभी तक ये सारी इस्लामिक कंट्रीज सोचती थी कि प्रधानमंत्री मोदी का इस्लाम के खिलाफ रवैया जो है बड़ा नेगेटिव है, पर जो नतीजे निकल रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि इन प्रधानमंत्री का महत्व इतना बढ़ गया है इस्लामिक देश में कि जैसे मैंने बोला था और हमारे यहाँ सहयोगी बोल रहे थे, अब हमारे कल्चरल प्रोग्राम्स, टेम्पल्स इत्यादि बनाए जा रहे हैं वहां पर। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अब इस्लाम का ISIS का प्रकोप कम हो रहा है। इस्लामिक कंट्रीज ने देख लिया है कि सिर्फ गुलामी करना एक इस्लामिक थॉट की उनको फायदा नहीं देगा और जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी ही आंसर है। और ये दर्शाता है इनके बिहेवियर्स की तरफ, किस तरीके से सारी दुनिया हिंदू मुसलमान को एक एनिमी मानती है, पर यहां ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ी अजीब बात है कि जो हमारे देश में कन्वर्टेड लोग हैं वो ज्यादा नेगेटिव है, पर यहां पे देखा जा रहा है कि एब्सोल्युटली खुले हैं, ये ओरिजिनल लोग हैं। तो ये सारी की सारी जो बात मैं बता रहा हूं आपको, ये दर्शाती है कि अब पूरे वर्ल्ड में ये चेंज ऑर्डर, मेंटल ऑर्डर चेंज हो रहा है। जो अब जो सोचते थे कि हम नेचुरल एनिमीज हैं, अब वो बात नहीं रही। और थैंक्स टू पर्सनैलिटी लाइक प्राइम मिनिस्टर मोदी, इसका फायदा ये होगा कि अब भारत का जो वर्ड है मिडिल ईस्ट में बढ़ेगा, हमारा और हमारी पहुंच है उनकी डिप्लोमेसी में बढ़ेगी। जो भारत कहेगा उसको वो इज्जत से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। और उनको ये भी पता चल गया है भारत का कोई ऑक्यूपाई करने का, कॉलोनाइज करने का कोई अंदेशा नहीं है। हमारा 30% ऑफ वर्कफोर्स कुवैत की भारतीय है। इतनी भारी पॉपुलेशन भारतीय है। इसका मतलब क्या है? वो सारे कुवैत को उठा रहे हैं ऊपर, सारे इतनी मेहनत करते हैं कि कुवैत का फायदा होता है। ये चीज सारे देश देख रहा है और इसीलिए भारत का इसमें फायदा है। और मोदी साहब हर मैसेज में ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप जहां पे हैं उसको अपना मातृभूमि समझ के उठाइए। ये जो थॉट प्रोसेस है इसने सबका दिल जीत लिया है। और ये अब आप देखेंगे तो भारत के ऑफकोर्स ट्रेड में हमारा फायदा होगा। हालांकि हमारा कुवैत हमसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है हमारी कंट्रीज में और हम इतना कम कर रहे हैं कुवैत से, फिर भी अब हम उसको ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और खासकर डिफेंस रिलेटेड प्रोग्राम में
जिसका कुवैत बहुत रिक्वायरमेंट है। कुवैत कह रहा है कि हमें चाहिए सोलर एनर्जी की, वो सारी की सारी जो मिल की जो बात होगी, स्पोर्ट्स की, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी की, ये सारी की सारी चीजें मिलके भारत को वहां पे एक लीडर का रूप दे रही है मिडिल ईस्ट में, चाहे कतार हो, कुवैत हो, सऊदी अरेबिया हो। और अब देख, बात गाजा की नहीं हुई है, पर अब मैं बता रहा हूं ऑन द साइड जरूर डिस्कस छोटा मोटा किया होगा कि किस तरीके से इस एरिया को पीसफुल एरिया बनाया जाए। तो मैं इस सारी जो विजिट को एक बहुत ही ज्यादा, मैंने जैसे पहले बोला, एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है और बहुत अहम भूमिका अपनाई है। और हम यही देखना चाहते हैं कि आगे क्या होता है। इसमें हम चीन का डिस्कस नहीं कर रहे, क्योंकि चीन जो अब खेल खेलेगा वो दूसरा होगा। और जिस तरीके से अब ईरान का रिएक्शन भी अब बीच में आएगा, ईरान क्या किस तरीके से इन कंट्री से डील करता है, सऊदी ईरान से कैसे डील करता है, अब वो क्या कुवैत का उसका क्या रवैया रहेगा, चाइना का रवैया रहेगा, ये सारी अब देखने की बात है। सारी चीजें अब देखने की बात है। और कुवैत जीसीसी का जब प्रेसिडेंट बनता है उसके बाद और क्या भारत वहां पर कितना मजबूत होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सवाल यहां पर यह है कि वास्तव में क्या क्या संभावनाएं जताई जा सकती हैं कि अगर कुवैत जीसीसी का अध्यक्ष पुनः बना, वैसे पहले भी बनता रहा है कई बार, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, तो क्या अपेक्षाएं की जा सकती हैं जीसीसी के देशों से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो अपेक्षाएं की जा सकती हैं वो सब फॉरेन डिप्लोमेसी का पार्ट है, भले ही वो अभी पब्लिक एरिना में डिस्कशन में नहीं आया है। हमें ये देखना होगा कि दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर मिलते हैं तो वो एक सुनियोजित चीज होती है। पहले से आधे पॉइंट्स डिस्कस होते हैं जिनको एमओयू के रूप में शेप दे दिया गया है, और कुछ फर्दर डिस्कशन और डेलिब्रेशन के लिए छोड़ दिए जाते हैं, जो उनकी काउंटर पार्ट्स जो हैं आगे डिस्कशन करके उसे शेप देंगे। लेकिन हमें देखना होगा कि अगले साल, मैं बार बार कह रहा हूं, जैसे ही अमेरिका में नेतृत्व चेंज होगा तो दुनिया की जियोपॉलिटिकल स्थिति में बड़ा बदलाव आएगा। उस बदलाव की ये तैयारियां चल रही हैं। अगर आप दुनिया के देशों के बयान देखें जो इन चीजों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैं आपको आज की बात बताता हूं, आज प्राइम मिनिस्टर ने सुबह प्रिंस चार्ल्स से भी बात करी है। ये सब चीजें जो चल किसी क्रम के प्रति, जो हमें समय आने पे पता चलेगा कि रशिया प्रोएक्टिवली बोल रहा है, मिस्टर कुवैत जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर चार्ल्स से बात कर रहे हैं, प्रिंस चार्ल्स भी कुवैत के इसी सम्मान से सम्मानित है। तो ये सारी घटनाएं जो है ना, ये घटनाक्रम में जोड़ी जाएंगी और जब कभी हमें इसका रिजल्ट दिखेगा तो पता चलेगा। लेकिन खेल कूद है, सौर ऊर्जा है, ये सारी चीजें ऐसी है जो समय समय पे डिस्कस होती रहनी चाहिए और इसमें बायलैटरल एक्सचेंज होता रहना चाहिए, क्योंकि भारत ये जानता है कि कुवैत वगैरह गल्फ कंट्रीज के पास भी पावर अच्छी है, उनका काफी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, टेक्निकल एक्सचेंज हो सकता है। जब सैन्य अभ्यास एक साथ होगा ना, तो भारत जो मेक इन इंडिया पे जोर देता है, तो भारत जो चीजें बनाएगा, भारत को भी पोटेंशियल बायर्स उसके लिए चाहिए। कुवैत जो सौर ऊर्जा से जनरेट करेगा, तो कुवैत को भी पोटेंशियल बायर भी चाहिए जो सौर ऊर्जा को उनसे ले सके। तो जब तक भारत आत्मनिर्भर नहीं होता, तब तक भारत इन चीजों पर ध्यान देगा और भारत की फॉरेन डिप्लोमेसी इस पे काम करती रहेगी। क्योंकि आप देखिए, पिछले 2 सालों से वर्ल्ड में इतना क्राइसिस आया, लेकिन भारत ने पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, ईंधन के दाम बहुत हद तक कंट्रोल करके रखे, क्योंकि भारत में उसका महंगाई पे बहुत इम्पैक्ट आता है। यूरोपियन कंट्रीज आज ईंधन इतना हो गया है कि वो लोग सोच रहे हैं क्रिसमस सेलिब्रेट करा जाए या ईंधन अरेंज करा जाए जाड़े के लिए, क्योंकि ईंधन के बिना काम नहीं चल सकता। इन चीजों में भारत ने जो आत्मनिर्भरता पिछले कुछ सालों में बनाई है, चाहे वो अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी से हो, चाहे वो अपनी टेक्नोलॉजी से हो, चाहे लोगों के, चाहे व्यापार आगे बढ़ाने से हो, लेकिन आज भारत उसमें एक बहुत स्टेबल पोजीशन में है। और इन्हीं स्टेबल पोजीशंस को बनाए रखने के बायलैटरल डिस्कशंस चलते रहते हैं। इनकी आउटकम हमें समय आने पे पता चलती है, लेकिन इसकी आउटकम जरूर पॉजिटिव होगी और हमें कुछ समय का इंतजार करना चाहिए जब कुवैत जीसीसी का प्रेसिडेंट बनता है और अमेरिका में रेजीम में चेंज आता है, तो जियोपॉलिटिकल स्थिति में क्या बदलाव आएगा वो भारत के इन किए गए कार्यों से और इन यात्रा हमें और ज्यादा करेगा। जी,
सुरेंद्र भाटिया जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि आपने ये देखा कि भारत और कुवैत ने जो वक्तव्य जारी किया, संयुक्त बयान जारी किया, उसमें आतंकवाद और आतंकवादियों को पोषित करने वाले देशों के लिए एक तरह से संदेश दिया गया। कुल मिलाकर के अगर इस तरह की बातें मुस्लिम कंट्रीज में हो रही हैं कि आतंकवाद वास्तव में एक तरह से कहा जा सकता है कि निकृष्ट कृत्य है, लेकिन जो भारतीय मुस्लिम हैं, जो भारत में रहने वाले मुस्लिम हैं और मुस्लिम कंट्रीज में जो आतंकवाद को लेकर के बातें हो रही हैं, उनमें क्या संदेश इनको भी मिला होगा? क्या मिलना चाहिए संदेश? क्या समझ में आनी चाहिए अन्य लोगों को जो आतंकवाद का एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से उनका समर्थन करते हैं? भारत की सबसे बड़ी सफलता यही है भी, अगर कुवैत और भारत के बीच में जो संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जो भी जारी की जाती है, संयुक्त बयान जारी किया गया, उसमें आतंकवाद शब्द को पहले तो जोड़ा ही नहीं जाता था और अनेक मुस्लिम कंट्री इस चीज से, जो भारतीय नेताओं के दौरे होते थे, केवल इस बात पे आतंकवाद के शब्द को ही निकालने की कोशिश करते थे और अनेक बार संयुक्त वक्तव्य जारी नहीं होता था। जब से भारत की शक्ति बढ़ी है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ी है और भारतीयों का जो कुवैत में रहने वाले, यूएई में रहने वाले, सऊदी अरब में रहने वाले, यूएसए में और इंग्लैंड में रहने वाले भारतीयों का योगदान बढ़ा है उनकी अर्थव्यवस्था में, तब से भारत की स्थिति में बदलाव हुआ है। और जयशंकर जी और मोदी जी की और अजीत डोभाल, इन तीनों की जो सफलता, सबसे बड़ी सफलता है, वो मुस्लिम कंट्रियों को, यूरोप को और अमेरिका को आतंकवाद के समझाने में सफल रहे हैं। पहले तो अमेरिका और यूरोपियन कंट्री भी ये आतंकवाद को हमारी कानून व्यवस्था से जोड़ते थे। वो कहते थे ये आपकी कानून व्यवस्था खराब है। जब 9/11 हुआ और कुछ फ्रांस में हुआ और अनेक कंट्रियों में जब ऐसे वारदातें हुई तो उनको शायद समझ आने लगा आतंकवाद क्या है, वो कानून व्यवस्था नहीं है। और सबसे पहले यूरोपियन कंट्री में अगर कोई आतंकवाद के विरुद्ध आया तो फ्रांस आया। इसी प्रकार मुस्लिम कंट्री में भी जब भी मोदी जी जो पिछले 11 वर्षों में, 10.5 वर्षों में जब भी वो गए हैं तो वो उनको ये चीज समझाने में सफल रहे हैं कि आतंकवाद विकास का सबसे बड़ा अवरोधक है। इसलिए अब मुस्लिम कंट्री पाकिस्तान को दरकिनार करके भारत की इस बात को समझने लगे हैं। और मैं ये मानता हूं भारत की जो इस समय स्थिति है, ट्रंप आए, बाइडन आए, कोई हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसा कि आपको अगर याद होगा, जब जयशंकर जी एक बार शायद यूरोपियन कंट्री में बात कर रहे थे तो उन पे ये कटाक्ष किया गया था कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हो। तो उन्होंने जिस ढंग का जवाब दिया था, आज से 20 साल पहले किसी विदेश मंत्री या विदेश के हमारे अधिकारी से ये उम्मीद नहीं रखते थे कि वो यूरोपियन कंट्री में ये जाके जवाब दें कि हम जितना 1 महीने में खरीदते हो, आप 1 दिन में उतनी गैस रशिया से खरीद रहे हो। 2 नियम नहीं हो सकते, हम अपना देखेंगे। और यही भारत की सफलता है। भारत रशिया के साथ अलग बात करता है, यूक्रेन के साथ अलग बात करता है, अमेरिका के साथ अलग करता है और अब चाइना से भी भारत ने कोशिश की है 7-8 वर्षों बाद अपने जो संबंध सुधारने के लिए। तो ये भारत की बढ़ती शक्ति, अर्थव्यवस्था, उसी का ये परिणाम है, क्योंकि भारत को कोई भी देश अब इग्नोर नहीं कर सकता, चाहे वो अमेरिका और रशिया और यूरोपियन कंट्री हो। मुस्लिम कंट्री तो बहुत छोटे कंट्री हैं, वो भी ये देख रहे हैं विश्व में किस ढंग से भारतीय अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। ये मानता हूं हमारी विदेश जो सर्विसेज है, हमारी जो विदेश नीति है, सबसे बड़ी सफल है। मुस्लिम कंट्री भी आतंकवाद समझने लगे। जी, तो कुल मिलाकर के
अब समय हो चुका है कि इस चर्चा को यहीं विराम दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, सभी विद्वानों का। आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत दौरा अपने आप में एक अहम दौरा है। हालांकि जीसीसी का अध्यक्ष होने वाला है कुवैत, और जब खाड़ी देशों के इस संगठन का जब अध्यक्ष बनेगा कुवैत, तो वैसे में भारत के साथ अन्य देशों के जो भी बातचीत होंगे उसमें कुवैत जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इस दृष्टि से भी यह दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अन्य जो क्षेत्रों में सहयोग की बात कही गई है और जो समझौते हुए हैं वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन इनमें से जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये बात है कि आतंकवाद को लेकर एक मुस्लिम राष्ट्र के साथ जो संयुक्त बयान जारी किया गया है वह काबिले तारीफ है। और वास्तव में ये दुनिया भारत को समझने लगी है कि वास्तव में भारत जो है, जो कह रहा है वो सही है और उसका पक्ष लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान को एक तरह से एक अप्रत्यक्ष रूप से चेतावनी भी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।